हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर संजय यादव, आपका एसवाई सर, इंडियाज नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इटूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेक्चर 1 सुपर सेवर कोर्स का लेक्चर 1 आपको यहां पर देने वाला हूं। हम लोग लेक्चर 1 में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले ये सुपर सेवर कोर्स क्या है इसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया आपको दे दूं। देखो, सुपर सेवर कोर्स ये इसका नाम क्यों दिया गया सुपर सेवर कोर्स? ये जो है आपके मनी और टाइम दोनों को सेव करेगा और आपकी रैंक सुनिश्चित करेगा। जो सिलेक्शन के बाहर है उन्हें सिलेक्शन के अंदर लाएगा, जो सिलेक्शन के अंदर है उनकी रैंक डिसाइड जो है बढ़ाएगा, क्योंकि इसको पढ़ाने वाले जो वो फैकल्टी हैं जो कोटा के हाईली एक्सपीरियंस और हाईली डिमांडेड फैकल्टी, जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, जिनसे पढ़ने के लिए जो है लोग परेशान रहते, तरसते, जिनकी क्लास में बच्चे जमीन पे बैठ के भी पढ़ लेते, ये वो पढ़ाने वाले कोर्स। ठीक है, अब ये मनी कैसे आपका सेव करता है? आप कोटा के अगर किसी अदर इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, वहां की फीस है 1,50,000 के आसपास, 1,40,000 हो सकता है, 1,55,000 हो सकता है, 1,60,000 हो सकता है, मुझे अंदाजा नहीं है, पर इसके होने के चांसेस है 1.5 लाख है। हमारे इंस्टीट्यूट इटूज की कोर्स फीस क्या है? इटूज इंडिया, इसकी फीस दो तरह से डिसाइडेड है। एक, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट मतलब जो कोटा के क्लास में, हमारी क्लास में यहां नहीं बैठेंगे, अपने घर में बैठ के पढ़ेंगे। कोटा नहीं आ सकते, कोटा के खर्चे को नहीं उठा सकते उनके माँ बाप, क्योंकि कोटा में रहने का लिविंग जो है, यहाँ रहने का भी खर्चा आता है। हर महीने मिनिमम मान के चलो 10,000 रुपए खर्चा आता है, साल भर के करीब 1.5 लाख रुपए यहाँ पे खर्चे आते हैं। अब जो नहीं आ सकते उनके लिए हमने ऑनलाइन कोर्स डिजाइन किया हुआ है। सेम कोर्स जो हमारी इस क्लास में रिकॉर्ड होगा, है ना, सेम कोर्स उनको ऑनलाइन उनके घर पर मिलेगा। कोर्स में, कंटेंट में कोई अंतर नहीं होगा, बस फर्क क्या होगा कि कुछ बच्चे इसी लेक्चर को यहाँ क्लास में बैठ के देखेंगे और कुछ बच्चे उसी लेक्चर को जो है वो घर पे बैठ के देखेंगे, अपने घर पे बैठ के देखेंगे। जी, तो ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं इनका तो पूरा सेव हुआ। कैसे सेव हुआ कि भाई यहां पर फीस जो है आपका 1.5 लाख रुपए और रहने का लिविंग कॉस्ट यहां पर करीब 1.5 लाख रुपए है। यहां पर करीब 3 लाख रुपए एक साल आप यहां खर्च करेंगे। तीन लाख रुपए एक साल यहाँ पे खर्च करेंगे, फिर आप इसी चीज को सीख पाएंगे जो हम आपको यहाँ सिखाने वाले, सेम चीज सीख पाएंगे और हो सकता है इससे कम सीख पाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी क्लास में ऐसा फैकल्टी मिल जाए जो कम एक्सपीरियंस का हो, जो ट्रेनिंग फैकल्टी हो, हो सकता है कि उसको टीचिंग एक्सपीरियंस अभी ना हो, नया हो सकता है। तो इतना ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो 3 लाख रुपए आप खर्च करेंगे और हो सकता है तो 11 का कंप्लीट पार्ट आपको फिजिक्स में कहीं लैक हो जाए, मैथ्स में कहीं लैक हो जाए, केमिस्ट्री में कहीं लैक आप कर जाए, और किसी भी जगह अगर आपने लैक किया तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, और कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो आपका 12th खराब होगा, 12th खराब होगा तो रैंक आपकी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि 11th अगर अच्छा नहीं होगा तो 12th अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अब 30 यहां पर क्या गारंटी है? इटूज इंडिया के पास किसी भी फैकल्टी का आप वीडियो लेक्चर उठा के देख लें, अगर उनके पढ़ाने की स्टाइल आपको ना पसंद आए तो आप बताएं। यहां की फैकल्टी हाईली एक्सपीरियंस और हाईली स्टार रेटेड फैकल्टी, मतलब इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं मैं। ऑनलाइन स्टूडेंट के बारे में ये फीस यहां पर सिर्फ 25,000।
जो बच्चा अपने घर में बैठ के पढ़ रहा है उसने कितना सेव किया आप देख लो, एक साल में उसने 2,75,000 रुपए सेव किया घर बैठ करके, और उतना ही सीखा जितना कि यहाँ का कोटा का बच्चा सीखा है, क्योंकि हम ही लोग यहाँ के प्रेस्टिजियस कोचिंग में ऑलरेडी 8-8, 10-10, 15-15 साल पढ़ा चुके हैं। अब हम इटूज में पढ़ा रहे हैं, हमें पढ़ाना आता है, हम जानते हैं, हम पढ़ाना जानते हैं, हम आपको सिखा लेंगे। अगर आपको केमिस्ट्री का C आता है या मैथ्स का M आता है, फिजिक्स का P लिखना आता है, तो हम आपको पूरी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सिखा लेंगे। 25,000 रुपीज सेव किया आपने यहाँ पर, 25,000 तो 2,75,000। सोचो एक गरीब मजदूर, एक कम, जिसकी पूरे साल भर की इनकम लाख रुपए नहीं है, 50,000 रुपए नहीं है, 1.5 लाख नहीं है, उनके लिए तो कितना ये वरदान कोर्स है। और जिनकी है उसको पैसे बचाने में क्या जाता है ना। नेक्स्ट, अब दूसरा हमारा जो एक यहां पर है इटूज ने, यहां पर क्लासरूम, अगर कोई बच्चा आना चाहता है यहां पर क्लासरूम ज्वाइन करना चाहता है, उसकी इच्छा है कि वो डायरेक्ट हमारी क्लास में बैठ के पढ़े और हमसे डाउट पूछे और क्वेश्चन सॉल्व करे, तो उसके लिए फीस मात्र 40,000। ये मात्र 40,000। देख लो आपके सामने मनी बच रही। ऑनलाइन बच्चा अभी तो ये फर्स्ट ईयर का 11 का क्लास पढ़ेगा तो उसको ये खर्च करना पड़ेगा 3 लाख, 12th का पढ़ेगा तो खर्च करना पड़ेगा 6 लाख। 6 लाख खर्च कर रहा है, गारंटी नहीं है कि वो सेलेक्ट होगा कि नहीं सेलेक्ट होगा, और गारंटी नहीं है कि उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, गारंटी नहीं है कि उसके बैच के सारे टीचर अच्छे होंगे या अच्छे नहीं होंगे। लेकिन यहां पर आप 11, 12 दोनों का पार्ट सिर्फ 50,000 रुपए में पढ़ सकते हैं, और गारंटी है कि आपको सारे टीचर अच्छे मिलेंगे। अगर 2 साल की बात करें, पूरे IIT-JEE के कोर्स या नीट के कोर्स की बात करें, हम पूरे कोर्स की बात करें, जो भी 2 साल के आपके कोर्सेज होंगे, है ना, वो आप यहां पर 50,000 में कवर कर लेंगे। 5.5 लाख रुपए आपको सेव किया। 5.5 लाख रुपए नॉर्मल फैमिली, मीडियाकर फैमिली को बचाना, 5.5 लाख 6 लाख रुपए रखना, वो बहुत टफ होता है। तो आपने 5.5 लाख रुपए बचा के अपनी JEE नीट में रैंक दे दिया। ये JEE के लिए भी कोर्सेज है और नीट के लिए भी कोर्सेज है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासरूम कोर्सेज है, लेकिन अलग अलग होगा। JEE के लेक्चर्स अलग बनेंगे क्योंकि उसमें इलस्ट्रेशन अलग टाइप के होते हैं, और नीट के लेक्चर अलग बनेंगे। मैं बता रहा हूं ये कोर्सेज दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। आज मैं लेक्चर लूंगा नीट का, नीट 11 का, ओके, लेकिन मैं बता दोनों का रहा हूं। अगला, क्लासरूम कोर्सेज के लिए यहां पर आपने मात्र 80,000 रुपए दे करके यहां पर सेव किया, तो ये आपने मनी सेव कर लिया। आप टाइम कैसे सेव किया? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं लास्ट ईयर के पैंडेमिक को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए, जिनका 10th बिगड़ गया, जो 10th में अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाए, और वो उनका कॉन्फिडेंस डगमगा गया क्योंकि एग्जाम भी नहीं हुआ है। तो पता चलता है वो डगमगा रहे हैं कि पता नहीं हमें उतना आता है कि नहीं आता है, हमें आगे 11th में मूव करना चाहिए या हमें 10th वापस रिपीट करना चाहिए। तो उन बच्चों के लिए भी है कि यहां पर हम उनके टाइम को भी बचाएंगे, और दूसरा एक और, हम उनके 10th के पार्ट को पहले एक बार हम उनके फाउंडेशन पार्ट को हल्का सा रिवाइज करेंगे, उन्हें हम अपने लेवल पर लाएंगे, और फिर हम उनके 11 के पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। दूसरा काम क्या करेंगे, ठीक है, और क्या फायदा हुआ? एक बार हम आपको पहले थियरी पढ़ाएंगे। लेक्चर कैसे होगा? हम आपको थियरी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थियरी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हो सकता है कभी कभी आधे समय थियरी पढ़ाएं, आधे समय लेक्चर डिस्कस करें, ठीक है। हो सकता है कि हम 10 मिनट थियरी पढ़ाएं, 10 मिनट क्वेश्चन डिस्कस करें, थियरी पढ़ाएं फिर क्वेश्चन डिस्कस करें। तो ये हमारा पार्ट, हम एक बार थियरी एंड क्वेश्चन डिस्कशन साथ साथ चलता रहेगा। फिर जैसे ही आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, हम एक और कोर्स, अब मैं आपको बताता हूं, स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। जब आप सारे कोर्सेज को कंप्लीट कर लेंगे और क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर देंगे, तो 10 क्वेश्चन आप जब उठाएंगे तो हो सकता है कि 5-7 सवाल, 8 सवाल आपके तुरंत सही हो जाएं, लेकिन 2-3 सवाल में आपकी पेन वापस रुकेगी।
उसको हम कैसे दूर करेंगे? हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, हम खुद कुछ लेक्चर द्वारा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के द्वारा हम उस चीज को दूर करेंगे। तो समय आपका बच रहा है, मतलब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रैंक दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं दे पाते, तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक करा के और मॉक टेस्ट के करा के, वीडियो लेक्चर के थ्रू करा के हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब मैं और ज्यादा समय आपका नहीं लेता हूं, अब मैं चलता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करूंगा और किस प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको बता दूं। इधर सुपर सेवर कोर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है, इसमें फाउंडेशन जो पार्ट होगा, जो आप 10th में थोड़ी बहुत केमिस्ट्री सिखाई जाती है, या जो फाउंडेशन पार्ट होगा, जिससे हम आपको 4 से 5 लेक्चर में कवर करेंगे। 4 से 5 लेक्चर हम आपके 11 के पार्ट को स्टार्ट करने से पहले ये हम इसके फाउंडेशन पार्ट को कवर करेंगे। उसके बाद हम करीब आपका 11 का पार्ट लगभग 50 से 50 लेक्चर में कवर करेंगे ऑलमोस्ट। अब इसमें 1-2 लेक्चर कम भी हो सकता है कि ये लेक्चर 45 में ही कंप्लीट हो जाए, हो सकता है इसमें 2-3 लेक्चर ज्यादा लग जाए। हमने ये अप्रॉक्स लगभग 50 लेक्चर के आसपास, इसमें 2-4 लेक्चर आगे पीछे हो सकता है, में हम आपके 11 के पार्ट को पढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कोर्स का बनाएंगे, जिसमें हर चैप्टर जो आपको पढ़ाएंगे उसके प्रॉब्लम कैसे आते हैं एग्जाम में, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम करीब 10 से 11 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। नाउ अब 5 लेक्चर फाउंडेशन के, 50 लेक्चर ये करीब इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और 10 से 11 65 लेक्चर में अब आप तैयार हैं। 11 का पार्ट पूरा आपका कंप्लीट होगा। इसमें लास्ट में मॉक टेस्ट भी होगा, जिसका वीडियो सोल्यूशन भी हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इस मॉक टेस्ट में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सबके वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेंगे, कुछ मॉक टेस्ट भी आपके होंगे। ठीक है, इसके बाद स्टडी मटेरियल हम आपको यहां से प्रोवाइड करेंगे। स्टडी मटेरियल कैसे प्रोवाइड करेंगे? जो ऑफलाइन के बच्चे, जो क्लासरूम के बच्चे हैं, वो तो यहीं पर प्रिंटेड फॉर्म में ले लेंगे, लेकिन जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनके पास हम ये पीडीएफ के माध्यम से उनको सेंड करेंगे। स्टडी मटेरियल में आपके सीट की प्रैक्टिस भी हो सकती है और डेली प्रैक्टिस भी हो सकती है। डीपीपी टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं डेली प्रैक्टिस के। डेली मतलब जैसे 2-3 लेक्चर आपने पढ़ा तो 2-3 लेक्चर को मिला के एक हमने प्रैक्टिस सीट दे दिया, एक डीपीपी दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से, और या सीट के माध्यम से जहां पर जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम वो आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। अब इसका सलूशन कैसे होगा? इसको क्वेश्चन को, डाउट को पूछने के लिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, हमारे डाउट पूछने के लिए आपके पास इटूज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। हम बीच बीच में लाइव सेशन रखेंगे हफ्ते में, जिससे कि आप हमसे इंटरेक्ट हो और अपनी समस्या को बता सकें, और हमारे टेलीग्राम के थ्रू भी अपने डाउट को चाहे तो हमसे पूछ सकते हैं, वो हम आपको सॉल्व करते रहेंगे। डाउट हम आने ही नहीं देंगे, आपको इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि डाउट आपको आएगा ही नहीं। 11th में कौन कौन सा टॉपिक है जिसे हमें कवर करना है, मैं आपको बताऊं। एक है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले हम ये पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें हम सिर्फ 11 का ही पार्ट नहीं पढ़ेंगे। जब क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, ये एनसीईआरटी में एक कोई चैप्टर नहीं है, ये छोटा सा एक पार्ट लिखा हुआ। इसको हम क्यों पढ़ते हैं मैं आपको बताऊं। पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे वो 11 के हो, चाहे वो 12th में आते हो, उनके नाम हम यहीं पर सीख लेंगे। मतलब हम 12th का थोड़ा सा 12th के जो नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट हैं वो भी हम इसी टॉपिक में पढ़ लेंगे। 12th के क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर, जैसे आपके 11th में आपका टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, 12th का टॉपिक है हेलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस, एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन उनके नाम भी हम 12th वाले टॉपिक के नाम भी हम यहीं पर सीखेंगे। ये कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो किस प्रकार का आइसोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म क्या शब्द है, ये हम सीखेंगे। सबके आइसोमेरिज्म 11th वाले चैप्टर के और 12th वाले चैप्टर के भी हम यहीं पर सीखेंगे। और ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होगा, हर कंपाउंड की जनरल प्रॉपर्टी, चाहे वो 11th के कोर्स में हो या 12th के कोर्स में हो, हम यहीं पर सीखेंगे। अब एक और पार्ट आता है जिसका नाम होता है हाइड्रोकार्बन चैप्टर। हाइड्रोकार्बन का जो नॉमेनक्लेचर होता है हम यहीं पर सीख लेंगे। हाइड्रोकार्बन में आइसोमेरिज्म यहीं पर सीख लेंगे। हाइड्रोकार्बन की जनरल प्रॉपर्टी यहीं पर सीख लेंगे। लेकिन हाइड्रोकार्बन के जो रिएक्शंस हैं
वो हम सीखेंगे 12th में। क्यों? क्योंकि इसके रिएक्शन को समझने के लिए हमें कुछ मैकेनिज्म का बेसिक पार्ट पढ़ना पड़ता। वो बेसिक पार्ट हम पहले पढ़ाएंगे, तो ये हाइड्रोकार्बन टॉपिक 12th में आएंगे। अब मैं आपको बताऊं 11th में और एक टॉपिक आता है जिसे कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हम हर कभी कभी रैंडमली आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में हम आपको ओरली लेक्चर में बताते रहेंगे। जैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होता है, एयर पोल्यूशन किससे किससे होता है, वाटर पोल्यूशन किससे किससे होता है, एयर पोल्यूशन की कौन कौन से गैसेज हैं, वाटर पोल्यूशन में क्या क्या कारण है, समझ में आ गया। ये जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस होते हैं, या हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर, एटमॉस्फेयर में कितनी प्रकार की लेयर हैं, किस लेयर में कौन सी गैस होती है, किस लेयर में कौन सी एक्टिविटी होती है, जो आप 6 से लेकर के 10th तक पढ़ते आए हैं, वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में होता है, जो अक्सर बच्चे जानते हैं। और 11 का एक और पार्ट होता है प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो हम 12th में पढ़ेंगे, जिसे पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, जिसे हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। क्योंकि थोड़ा सा केमिकल प्रोसेस आपको पता होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप प्रैक्टिकली सीख पाएंगे, तो हम वो पढ़ेंगे 12th में। ये है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन सिर्फ 11 के ही कंपाउंड नहीं पढ़ेंगे, हम 12th वाले चैप्टर के भी नॉमेनक्लेचर यहीं पर सीखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, और उसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ये आइसोमेरिज्म और जीओसी में क्रम आप बदल सकते हैं, ऊपर नीचे आप किसी को भी पहले पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। जीओसी पढ़ने से आइसोमेरिज्म पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि बीच बीच में थोड़े बहुत जीओसी का यूज होता है। ठीक है, जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं, और तैयार हो जाएं। याद रखिएगा, हमें सिर्फ रैंक नहीं चाहिए, हमें 1 या 2 डिजिट रैंक चाहिए। और याद रखिए, सिर्फ 2 साल की मेहनत, सिर्फ 2 साल की मेहनत, आने वाले 70 साल का एंजॉयमेंट। अगर आपकी उम्र 90 साल है, 80 साल है, 100 साल है, तो आने वाले 70 साल आप जीने वाले हैं। सिर्फ 2 साल हमारी बात मान लीजिए, हमारे साथ पढ़ लीजिए, आईटी में सेलेक्ट हो जाइए, फिर लाइफ आपकी बिल्कुल जी। 2 साल की मेहनत, 70 साल, 80 साल एंजॉयमेंट। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने से पहले फाउंडेशन पार्ट, जो बेसिक पार्ट 11 का पार्ट है ना, हम आपको बताते हैं। आप मुझे बताइए कि व्हाट इज कोवैलेंसी। वैसे एक मेरा सजेशन ये भी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिसिटी कंप्लीट हो जाए और केमिकल बॉन्डिंग के थोड़े बहुत पार्ट कंप्लीट हो जाए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एकदम सी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर नहीं भी अगर आपका कंप्लीट है और हल्का फुल्का भी आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड जानते हैं, तो भी मैं आने नहीं दूंगा। जैसे कोवैलेंसी इनऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक में भी बताया जाता है कोवैलेंसी क्या है। ठीक है, आप बताइए। ओके, तो कोवैलेंसी आप जानते हैं बेटा कि कोवैलेंसी मतलब आपने पढ़ा है कि कोई एटम कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। कैपेसिटी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड बाय एनी एटम, कैपेसिटी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड बाय एनी एटम। कोई एटम कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ये आपको जानना है। और अब आप अपने 10th वाले नॉलेज का यूज करके मुझे बताइए, एक क्वेश्चन है कि कोवैलेंसी ऑफ कार्बन मैं बताऊंगा कितनी होगी। कार्बन पर प्लस कर दें तो कितनी होगी,
कार्बन पर माइनस कर दें तो कितनी होगी? देखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं। कार्बन के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 12 एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। अच्छा, ये एटॉमिक नंबर नीचे वाला, ठीक है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसके पहले सेल में रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसके सेकेंड सेल में रहते हैं। ये जो के सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो एल सेल है इसमें, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 4। ओके, इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि पहले सेल में 1s ऑर्बिटल होता है, इसे लिखते हैं आप 1s2, और दूसरे सेल में होता है 2s2 और 2p2 ऐसे। ये है आप के सेल, ये है एल सेल। ओके, कार्बन पर अगर प्लस करेंगे तो इस बाहरी वाले सेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और कार्बन पर माइनस करेंगे तो बाहरी वाले सेल से 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुसाएंगे। ये अब ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि अगर हमने इसको कार्बन को प्लस कर दिया, तो इसका मतलब हुआ कि हमने इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, -1 इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन हम इसके आउटर मोस्ट सेल से निकालेंगे तो कार्बन प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3, जिसका ऑर्बिटल के रूप में लिखेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं आप, ये के सेल, के सेल 1s2, और ये हो गया 2s1 और 2p1। अगर हम कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, भेज दें यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें +1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें हम, तो ये बन जाएगा कार्बन माइनस, और इस समय इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आप देखिए, इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये हो जाएंगे 2, आउटर मोस्ट सेल में 5 हो जाएंगे, 2 तो पहले वाले में है और इसमें 4 से बढ़ के 5 हो जाएंगे। ये हो गया के सेल, ये हो गया एल सेल। के सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1s2, और इसका लिखेंगे 2s2 और 2p3। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब इस आधार पर आप मुझे बताइए, तो तुरंत आपके दिमाग में ये बात जाएगी, सर कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तुरंत आपके दिमाग में बात जाएगी और बोलेंगे कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जो न्यूट्रल कार्बन होगा ये 4 बॉन्ड बनाएगा, है ना, इसकी कोवैलेंसी होगी 4। अब आप तुरंत कहेंगे कि कार्बन पर प्लस हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर का कम हो गया, तो इसके पास आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी कोवैलेंसी हो जाएगी 3। कार्बन पर माइनस कर दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन और घुसा दिया उसके अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन घुसा दिया तो इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, तो अब ये 5 बॉन्ड बनाएगा। गलत, ये 5 नहीं बनाएगा। कार्बन माइनस की भी कोवैलेंसी जो होती है वो होती है 3। देखो 4 तक तो हम क्या करते हैं, जितने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को काउंट करते हैं। 4 के बाद हम क्या लिख देते हैं, 8 माइनस जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं n, उस आधार पे। भाई कार्बन माइनस, कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने थे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन 6 थे, अब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो नाइट्रोजन जैसा हो गया ना, नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाता है। तो कुछ बच्चे इसको 5 लिखे होंगे। अब याद रखना, अब यहां पे याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर कार्बन दिखे तो उसका कोवैलेंसी 4 होगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। कहीं पर कार्बन प्लस दिखे तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा, कहीं कार्बन माइनस दिखे तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा। इसको निकालने के 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है कि एस, है ना, सबके लिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स आपको पता हो और उनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स पता हो तो उस आधार पर निकालते हैं। एक और तरीका है जो लेटेस्ट तरीका, सबसे आसान तरीका है कि किसी की कोवैलेंसी अगर आपको सटीक निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं कि कोई भी एटम
जो लेटेस्ट मॉडर्न कंसेप्ट आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे वहां पर आपको बताया जाएगा कि कोई भी एटम या आयन उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जितना कि उसके आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कोवेलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम और आयन आइदर इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। आप लिख सकते हैं इसकी, है ना, कोवेलेंसी की डिफिनीशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in outermost cell either in ground state or excited state are known as covalency, है ना। मतलब इसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बाकी डिटेल हम सिर्फ कार्बन की बात करें, बाकी की आपको कोवेलेंसी डिटेल आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाई जाएगी। यहाँ तो मैं बहुत शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ, उतना आप बता रहा हूँ जिससे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको समस्या न आए। बाकी और डिटेल कोवेलेंसी आप पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ हम सिर्फ कार्बन और उससे संबंधित, उससे आसपास कुछ एटम की डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये कोवेलेंसी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें काफी समय लगता है। हम सिर्फ और कार्बन की बात करेंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल कहा जाता है उसे, वैलेंस सेल, ठीक है, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइट। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल को हम वैलेंस सेल कहते हैं, मतलब वो किसी से बॉन्ड बनाता है, उसका यूज करके वो किसी से बॉन्ड बनाता है, वैलेंसी, है ना, उसी से वैलेंसी हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल से वैलेंसी डिसाइड करते हैं, बॉन्ड की संख्या डिसाइड करते हैं, तो उसको हम वैलेंस सेल कहते हैं। आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एनी एटम और आयन, ऑफ एनी एटम और आयन। बस हो गया। अब हम चलिए इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले कंसेप्ट से हम कार्बन की कोवेलेंसी और कार्बन प्लस की कोवेलेंसी, कार्बन माइनस की कोवेलेंसी एक बार कंफर्म कर दे, है ना। अभी भी आपने लिख रखा है, चलिए उसी को अब हम डिटेल वापस लिखते हैं। ये मिट गया, यहां पर लिख देता हूं कोवेलेंस। कोवेलेंसी ये तो लिखा ही था, कार्बन लिखते। अभी अभी आपने लिखा कार्बन 6 कार्बन 12, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 4। इसे अगर ऑर्बिटल के रूप में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p2, ये इसमें 2, इसमें 4। अब इन ऑर्बिटल को अगर हम दिखाएं तो ये कार्बन का 1s ऑर्बिटल है, ये कार्बन का 2s ऑर्बिटल है, नीचे सुपर एनर्जी थोड़ी बढ़ती है, ये 2p ऑर्बिटल। अब ये सब आप जानते हैं, इनकी एनर्जी का क्रम डिसाइड। p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ऐसे रहेंगे, और p के 2 इलेक्ट्रॉन ये रहेंगे, ये 2p। अब मैं आपको बताऊं
कोई भी एटम जब किसी से बॉन्ड बनाता है ना, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो उसके बीच में कोलिजन होता है या एक टकराते हैं या मिलते हैं। जैसे कार्बन को किसी से बॉन्ड बनाना, सपोज हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना, तो सोचो कार्बन क्या है? कार्बन के बीच में एक न्यूक्लियस है जिसमें 6 प्रोटॉन हो, और इसके बाद एक सेल है जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके बाहर वाली सेल है जहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? ऐसे इस प्रकार से ऐसे बना सकते हैं। ऐसे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा। एक न्यूक्लियस है ना, छोटा सा, उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है 1s ऑर्बिटल में। एक न्यूक्लियस है, एक एटम चक्कर लगा रहा। ये न्यूक्लियस है, एक एटम चक्कर लगा रहा। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन, ये इनको, अब हाइड्रोजन को कार्बन से अगर आपको जोड़ना है तो मान लो इसके अंदर कार्बन भरा हुआ, इसके अंदर कार्बन भरा हुआ, अब आपको हाइड्रोजन यहां भेजना है, तो इंजेक्शन के माध्यम से या प्रेशर के माध्यम से हाइड्रोजन गैस हम उसके अंदर भेजेंगे और फिर इसको हीट करेंगे और बोलेंगे तो रिएक्ट करो। ठीक है, तो एक तो जो हाइड्रोजन जाते हैं, हाइड्रोजन का कार्बन से पहले रिपल्शन होता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो जब ये रिपल्शन होगा, झगड़ा होगा, रिपल्शन तनाव होगा, तो कार्बन चारों तरफ से हाइड्रोजन इसकी तरफ आ रहे हैं, कोई और एटम आ रहा है, तो इस पर प्रेशर पड़ेगा, इस पर प्रेशर पड़ेगा, टेंशन होगा इसके ऊपर, इसकी एनर्जी बढ़ जाती, इसकी एनर्जी बढ़ जाती। ये कार्बन हाइड्रोजन के आने से, ऊपर से किसी बर्तन में इनको आपने भेजा, एक बर्तन में बेचारा बंद था, कार्बन, कार्बन तो बंद था, आपने हाइड्रोजन को यहां अंदर भेज करके बोला जा कार्बन से जुड़ जा, जा बेटा हाइड्रोजन तू कार्बन से जुड़ जा। तो जब अंदर जाएगा तो इस पर प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो इसे कहते हैं, इसकी एनर्जी बढ़ते ही इनके इलेक्ट्रॉनों की भी एनर्जी बढ़ेगी। तो याद रखना, इसमें ये जो 2s ऑर्बिटल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये लो एनर्जी वाला, ये जो पेयर ऑर्बिटल है, ये यहां से निकल जाएगा, एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो ये निकल जाएगा, और निकलेगा तो ऊपर एक खाली जगह थी वहां पर घुस जाएगा, उस कमरे में घुस जाएगा। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर हैं, सेकंड फ्लोर पर ऑक्सीजन मिल रही है ठीक ठाक, और आपको एनर्जी, फर्स्ट फ्लोर पे सफोकेशन हुआ, आपको टेंशन स्टार्ट हुआ, तो आप सेकंड फ्लोर पे चले जाएंगे। वही हाल यहां पर भी है, इसको एनर्जी जब मिली, इसको एनर्जी भी मिल रही, लेकिन ये इसको यहां से निकलेगा तो ये यहां पर नहीं जा पाएगा। और दूसरा, इसकी एनर्जी पहले से ज्यादा है इसके कंपेयर में, तो इसको एनर्जी ज्यादा मिलेगी, ये यहां से जंप करके यहां पहुंच जाए। तो इसे कहते हैं, ये कार्बन का एक्साइटेड स्टेट, ये ऐसी हालत हो जाएगी जब इसकी तरफ हम भेजेंगे हाइड्रोजन को। ये कार्बन का 1s ऑर्बिटल है, ये 2s है, ये 2p है। अब एक कार्बन का जो सेकेंड ऑर्बिटल है, ये सेकेंड 2p ऑर्बिटल है, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये ऑर्बिटल अपने अपने ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पाने के लिए 4 लोगों से बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी कोवैलेंसी हो जाएगी 4। अच्छा, इस अवस्था को जिसमें इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से निकल करके हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है, इस अवस्था को कहते हैं कार्बन का एक्साइटेड स्टेट। ये कहलाएगा कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, इसे कहेंगे कार्बन स्टार, एक्साइटेड कार्बन। मतलब हाई एनर्जी वाला कार्बन। अच्छा, एनर्जी तो सबकी बढ़ती है, लेकिन हम एक्साइटेड स्टेट उसको कहेंगे जिसमें एक जगह पेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के किसी खाली ऑर्बिटल में चला जाए, वहां पे पहुंच जाए, तो उसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा।
जी, इसे कहेंगे। तो कार्बन को एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी कई माध्यम से मिलती है, बाहर हीट करने से, इसे सेक करने से, है ना। इस प्रकार से अगर आप सेकेंगे तो मॉलिक्यूल टकराएंगे, उससे भी एनर्जी मिलेगी। हीट करने से भी मिलती है, बाहर से एटम जाते हैं तो एटम एटम के बीच रिपल्शन से एनर्जी मिलती है, तो ये बनेगा टिश्यू। ये बन जाएगा कार्बन का एक्साइटेड स्टेट। चार बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। हर एटम जब भी उसकी तरफ बाकी लोग जाते हैं, कोई भी लोग जाते हैं, अगर उसके एक्साइटेशन के चांसेस हैं, वो एक्साइट हो जाता है। एक्साइटेशन किसके चांस थे? क्योंकि ऑर्बिटल खाली था। चांस मतलब जब ये निकले तो जाने के लिए कोई खाली जगह होना चाहिए, खाली जगह नहीं है तो फिर एक्साइट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये है कार्बन की कोवेलेंसी। अब हमने क्या किया, कार्बन प्लस और कार्बन माइनस के बारे में पूछना स्टार्ट किया। चलो बताओ, कार्बन प्लस और कार्बन माइनस। कार्बन प्लस कब होगा? एक इलेक्ट्रॉन अगर हम यहां से निकाल दें, एनर्जी देके एक इलेक्ट्रॉन यहां से माइनस कर दें, तो यह बन जाएगा कार्बन प्लस। अब ये कितने बॉन्ड बनाएगा? तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे बताओ? देखो, ये जो मैंने एनर्जी के क्रम में लिख रखा, मतलब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती। अगर कोई आपसे एनर्जी का ऑर्डर पूछे तो 1s की एनर्जी कम, 2s की एनर्जी ज्यादा, 3s 2p की एनर्जी और ज्यादा है। ये सबसे बाहरी है, ये कार्बन है ना, कार्बन का न्यूक्लियस है, या 2s वाला इलेक्ट्रॉन इसमें होगा और 2p वाला इलेक्ट्रॉन्स यहां कहीं होगा। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर के, 3 इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा ऊपर होंगे, हल्का हल्का इसी एरिया में होंगे, ये पूरा एरिया। ठीक है, यहां पर ये थोड़े ऊपर होंगे, तो जब एनर्जी आप देंगे ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इसमें। तो यहाँ का ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ज्यादा एनर्जी वाले हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेंगे पी में 3 के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और हमें प्राप्त हो जाएगा ये। यहाँ 2, यहाँ 2 नहीं, 1, यहाँ 1, 1, यहाँ कुछ नहीं। अब देखो, कार्बन के प्लस आउटर मोस्ट शेल, इसको कहते हैं ये 2s, ये 2p, ये 1s। आउटर मोस्ट शेल ये 2 है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, एक 2s में, एक 2p में, एक इस 2p में। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होने की वजह से इसकी कोवेलेंसी हो जाएगी 3। क्लियर बात? अब मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट, इसी प्रकार से कार्बन माइनस की कोवेलेंसी की बात करो। कार्बन माइनस करेंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां? ये जो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आप भेजेंगे तो इनमें से कहीं एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 4 जो अनपेयर्ड थे एक पेयर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जाता वहां है जहां एनर्जी कम होती। ये आगे हम आपको सिखाएंगे, या सॉरी केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया जाएगा, आपको पीरियोडिक टेबल में भी सिखाया जाएगा कि अगर ये कार्बन माइनस में करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इन चारों में से किसी एक में जाएगा, तो एक हो जाएगा पेयर्ड, और जाता कहां है? जिसकी एनर्जी कम होती है। ये डिटेल एक बार आपको पढ़ाया जाएगा केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे, एक इलेक्ट्रॉन भेजने के बाद इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ये यहां पर 2 था। अब ये देखो, ये अनपेयर्ड थे, ये जो बाहरी सफेद एक इलेक्ट्रॉन्स आया वो यहां चला गया, ठीक है। ये रहा आपका 1s, ये 2s, ये 2p। अच्छा, ये न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है, न्यूक्लियस, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच के अंदर लाता है। तो ये आगे आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा। आप कहीं भी इलेक्ट्रॉन लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, तब भी कोवेलेंसी वाला जवाब तो आप दे दोगे। इसमें कोवेलेंसी, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो अब ये कार्बन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये 3 ही बॉन्ड बनाएगा, ये 4-5 बॉन्ड ही बनाएगा। तो कार्बन प्लस कहीं पर देखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा,
किसी कार्बन पर माइनस हो तो वो भी 3 बॉन्ड बनाएगा, किसी कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा। अब मैं एक सवाल देता हूं, चलो डिसाइड कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनकी आपको डिसाइड करना है। ओके डिसाइड कोवेलेंसी ऑफ फर्स्ट कार्बन, नहीं हो गया, नाइट्रोजन, सेकेंड नाइट्रोजन प्लस, नाइट्रोजन पर प्लस, थर्ड नाइट्रोजन पर माइनस, फोर्थ ऑक्सीजन, फिफ्थ ऑक्सीजन प्लस, सिक्स ऑक्सीजन माइनस। इनके एटॉमिक नंबर आपको बता दूं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो डिसाइड करिए, बताइए। ओके, तो आपने ट्राई तो किया होगा, लेकिन अभी आपका 10th जो है अभी अभी नया नया है, तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। गलत आपने किया होगा। ये तो बच्चे 11-12 पास होने के बाद भी गलत कर देते हैं, मतलब 11-12 पास कर लिया फिर भी वो बच्चे गलत कर देते हैं इनकी कोवेलेंसी को डिसाइड करने के लिए। जैसे कार्बन प्लस, कार्बन माइनस, है ना। आप तो अभी 11th में जा रहे हो, तो पक्का गलती होने के चांसेस है। मैं जानबूझ के, मैं मान के दिया था कि आप गलत करेंगे। अब मैं आपको सिखाता हूँ ये कैसे होगा। नाइट्रोजन जो होता है, ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और एटॉमिक मास इसका 14 होता है, तो ये 7 है ना। इसके जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पहले सेल में रहते हैं और Kl, 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में रहते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में रहते हैं, Kl। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 और 2s2 और p में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन भर दो, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आप इस नाइट्रोजन को एनर्जी मिलती है तो नाइट्रोजन एक्साइट नहीं हो पाता, जरूर इससे इलेक्ट्रॉन कूदेगा, जरूर यहां से कूदेगा। और अगर ये यहां कहीं चला भी गया, मान लो यहां चला गया, तो भी ये पेयर्ड होगा, बाकी 3 अनपेयर्ड हो जाएंगे। ये यहां चला गया तो ये अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड हो जाएगा। ये यहां चला गया तो ये बाकी 3 अनपेयर्ड हो जाएंगे। यानी कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन निकला, हालांकि वहां वापस जब इसको कोई खाली जगह मिलता है तभी जाता है, और खाली जगह नहीं मिलता तो वापस वो वहीं पर आता है जहां से गया था। तो अगर ये यहां से निकला, जंप किया, कोई खाली जगह नहीं मिला, वापस अपनी जगह आ गया, लैंडिंग अपनी जगह कर दिया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं किया, तो नाइट्रोजन का एक्साइटमेंट पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि अगर जंप करेगा तो कोई खाली ऑर्बिटल होना चाहिए जाने के लिए। अब देखो, नाइट्रोजन को कितनी भी एनर्जी दे दो, नाइट्रोजन इसी हालत में रहेगा, ग्राउंड स्टेट ही रहेगा, ठीक है। एक्साइटमेंट इसमें अनपेयरिंग नहीं होगी। तो अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई बेटा, यहां पर 3 है, तो नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है। अगर इस सेकेंड सेल में कोई ऑर्बिटल खाली होती और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता, तो ये वैलेंसी भी चेंज हो जाती। तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन प्लस। नाइट्रोजन प्लस का मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाला आपने। अब आपने 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकाल लिया, ध्यान से देखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से, कहीं से निकालो, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालो तो नाइट्रोजन प्लस कार्बन बन जाएगा। नाइट्रोजन प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन 6 बचेंगे, कार्बन के बराबर बचेंगे, ठीक है। या ऐसे देखो, 1 इलेक्ट्रॉन अगर आपने यहां से निकाल लिया और यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं एनर्जी दे के निकालते हैं, तो उस एनर्जी की वजह से ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फिर से खाली वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा।
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक जगह खाली हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी देने से निकलता है, उस एनर्जी की वजह से ये जम करके यहां फिर खाली जगह पे पहुंच जाएगा। तो नाइट्रोजन जो प्लस होगा वो एक प्रकार से कार्बन होता है, तो उसकी कोवेलेंसी 4 होती है, क्योंकि कार्बन की कोवेलेंसी भी 4 होती है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? अबे नाइट्रोजन प्लस मतलब कार्बन, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, 6 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है। ओके, अब मैं आपसे बात करूं कार्बन माइनस, नाइट्रोजन माइनस। नाइट्रोजन माइनस का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन आपने और जोड़ दिया। भाई कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन? ये कहां जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन की कहां जाएगा? देखो ये ऑर्बिटल, ये तो भरी हुई है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, आप जानते हैं। तो अब या तो यहां जाएगा, या तो यहां जाएगा, या तो यहां जाएगा, यहां कहीं भी ले जाइए तो नाइट्रोजन माइनस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। तो नाइट्रोजन माइनस हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन माइनस हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। तो अब नाइट्रोजन प्लस 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन माइनस 2 बॉन्ड बनाएगा, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन प्लस की कोवेलेंसी हो गई 4, नाइट्रोजन माइनस की हो गई 2। अब आप इस मेथड का प्रयोग करके ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का निकालिए। चलिए, मैंने यहां लिखा ऑक्सीजन। कुछ लोग कह रहे हैं सर बहुत चालाक, एक बार लिखा बार बार, इसी को तो कहते हैं स्मार्टनेस, है ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है 8 और एटॉमिक मास है इसका 16। इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन में 2 इलेक्ट्रॉन इसके पहले सेल में होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे सेल में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ऑर्बिटल में करेंगे 1s2 2s2 फॉर्म में, तो ये होता है 1s2 और 2p4, 1s2 एंड 2p4 हो गया। 2p4 मतलब यहां पर p में 3 है तो एक इलेक्ट्रॉन और आएगा पेयर्ड। अभी ऑक्सीजन के केस में भी आप एनर्जी दे दो इसको, कुछ भी कर दो, गरमा दो इसको, है ना, जला दो इसको, होलिका के वाले जो होता है ना के साथ बैठा दो, तो भी ये जलने वाला नहीं, मतलब एक्साइट नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से निकला, सपोज यहां चला गया, तो ये अनपेयर्ड हो जाएगा, ये अनपेयर्ड हो जाएगा, ये पेयर्ड हो जाएंगे। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 ऑर्बिटल पेयर्ड होंगी और 2 ऑर्बिटल अनपेयर्ड होंगी। तो ऑक्सीजन जो होगा, एक्साइटमेंट इसका पॉसिबल नहीं है, और इसके आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए इसकी कोवेलेंसी होगी 2। ये हुआ दिमाग से कोवेलेंसी निकालना। ओके, जिसके पास ऑर्बिटल खाली हो। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताऊं ऑक्सीजन प्लस और ऑक्सीजन माइनस की बात करें। भाई ऑक्सीजन प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया तुमने, कहां से माइनस करेगा भाई, कहां से माइनस करेगा? यहां से माइनस कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन, यहां से माइनस कर सकता है, लेकिन निकलता वहां से है जहां एनर्जी ज्यादा होती है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर आपने ये निकाला तो एनर्जी देंगे, ये अनपेयर्ड होकर यहां भाग जाएगा एनर्जी की वजह से, या ये निकाला, जो इलेक्ट्रॉन बाद में जाता है वो पहले निकलता, तो ये निकाला तो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो इस केस में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन प्लस 3 को बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन माइनस की बात करें तो ऑक्सीजन माइनस की बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम जोड़ेंगे। भाई कहां जोड़ेंगे? ये जो p ऑर्बिटल है, यही जो 2 और जगह खाली, यही तो जोड़ेंगे। यहां जोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा यहां पर। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1, तो O माइनस 1 बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन प्लस 3 बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन माइनस, ये 1 माइनस लिखिएगा, 1 माइनस, ऑक्सीजन डबल माइनस, 1 माइनस, यहां लिखिएगा, ये आपका बनाएगा 1 बॉन्ड। वैसे ट्रिक सुनो, ट्रिक, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी हमें पता, हमें कार्बन की पता है,
हमें पता है कार्बन की कोवेलेंसी 4, कार्बन प्लस की 3, कार्बन माइनस की भी 3। इनके इलेक्ट्रॉन्स बता दूं। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें अगर हम, तो कार्बन में होंगे 6 और कार्बन प्लस में होंगे 5 और कार्बन माइनस में होंगे 7। ठीक है, इनमें देखो नाइट्रोजन को प्लस किया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 6 हो गए। 6 हो गए तो कार्बन जैसा हो गया, तो कार्बन प्लस हो गया, नाइट्रोजन प्लस मतलब कार्बन हो गया, तो 4 बॉन्ड बना लिया। नाइट्रोजन माइनस मतलब ऑक्सीजन हो गया, तो 2 बॉन्ड बना लिया। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया तो 8 हो गया, तो इसने 2 बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन प्लस मतलब बेटा, अबे 8 इलेक्ट्रॉन आउटर, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल थे, 1 प्लस निकालोगे तभी तो वो प्लस आएगा। 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो O प्लस को भी 3 बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ओके, एक है O माइनस 1 बॉन्ड बनाता है। ये सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। इस मेथड से सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की कोवेलेंसी निकाल सकते हैं, है ना, करेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस मेथड से थर्ड पीरियड एलिमेंट की कोवेलेंसी भी निकाल सकते हैं, लेकिन उनकी कोवेलेंसी वेरिएबल होती है। कम एनर्जी देने से कुछ और होती है, ज्यादा एनर्जी देने से कुछ और होती है, क्योंकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट में डी ऑर्बिटल आता है, वो आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। तो आप लिखेंगे इसमें कोवेलेंसी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स आर फिक्स। कोवेलेंसी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स are variable. For detail, you have to see chemical bonding chapter, chemical bonding ऑफ आईओसी। हमें सिर्फ सेकेंड पीरियड की है, हमें सिर्फ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मतलब। अच्छा, हेलोजन हमने लिख दिया यहां पर, चलो हमने लिख दिया हेलोजन की कोवेलेंसी पूछूं आपसे, तो देखो O माइनस के पास इलेक्ट्रॉन न हो जाएंगे तो हेलोजन की कोवेलेंसी 1 होती है, फ्लोरीन की। ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है ना, 7वां। लेकिन देखो, अब आप सबकी कोवेलेंसी चाहे तो लिख सकते हैं, फिक्स है, आप बना सकते हैं। सबकी कोवेलेंसी चाहे इस मेथड से डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं एक आपको हिंट दे देता हूं, न्यूट्रल एटम आप देख लो, उसके आधार पे एक चार्ट चाहे तो बना लो। ये मैंने प्रूव कर दिया। देखो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनकी बात करता हूं। अच्छा, उसमें आगे भी आते हैं, जैसे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में आपके लिथियम और बेरिलियम भी आते हैं, है ना। तो मैं आपको बताऊं, लिथियम तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता नहीं है, बेरिलियम भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, मतलब कम बनाता, फिर भी लिख लो आप, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इनकी कोवेलेंसी आप लिखना चाहो तो लिख लो। इनकी कोवेलेंसी लिथियम की 1, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन पहले आएगा, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2 और फ्लोरीन की 1। ठीक है। अब अगर आपने कार्बन
प्लस लिख दिया तो एक प्रकार से इट इज इक्विवेलेंट टू बेरिलियम बोरॉन हो गया, इसकी इक्विवेलेंसी 3 होती है। कार्बन माइनस लिख दिया, इट इज इक्विवेलेंट टू, है ना, किसके बराबर हो गया, नाइट्रोजन, जिसकी इक्विवेलेंसी 3 होती है ना। ऐसे आप नाइट्रोजन का लिख सकते हैं, नाइट्रोजन प्लस लिख दिया तो ये कार्बन हो गया, इक्विवेलेंसी 4 हो गई। नाइट्रोजन माइनस लिख दिया तो ये ऑक्सीजन हो गया, इसकी इक्विवेलेंसी 2 हो गई। ऐसे ऑक्सीजन की लिख सकते हैं आप, ऑक्सीजन प्लस की इक्विवेलेंसी 3, ऑक्सीजन माइनस की इक्विवेलेंसी 1, फ्लोरीन की इक्विवेलेंसी 1। बोरॉन में बी माइनस लिख दिया तो कार्बन हो गया, इक्विवेलेंसी भाई बी पे 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो कार्बन हो जाएगा, इक्विवेलेंसी 4 हो जाएगी। बी प्लस कर दिया तो ये इस बेरिलियम जैसा हो गया तो इक्विवेलेंसी 2 हो जाएगी। ऐसे चाहे तो आप लिख सकते हैं। ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की इक्विवेलेंसी मैंने लिख दिया, आप इसे याद रखना, ये आप चाहें तो बना सकते हैं। थर्ड पीरियड के एलिमेंट की इक्विवेलेंसी आप डिटेल पढ़ेंगे। अब याद रखना, कोई भी एटम या आयन उतना ही बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, जितनी उसकी इक्विवेलेंसी होती है। अगर उसकी इक्विवेलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना है या कम बॉन्ड बना है तो वो मॉलिक्यूल जो होगा, ज्यादा बॉन्ड तो संभव ही नहीं है, और कम बॉन्ड बना है तो वो मॉलिक्यूल हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो एनी एटम फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ बॉन्ड टू देयर कोवेलेंसी। किसी भी एटम के द्वारा बनाया गया बॉन्ड उसकी कोवेलेंसी के बराबर होता है। तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, है ना, वो आपको बताना है। एक और क्वेश्चन, विच एमंग फॉलोइंग आयन या मॉलिक्यूल is not possible या is not form, is R भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, not form या exist। ठीक है, ऑप्शन ए सी H5 minus, B CH3 plus, C CH3 minus, D NH5 C D E NH4 plus, NH4 5 minus या NH5, NH4 minus, NH3, NH4 plus, H2O plus, H3O plus, OH minus, H3O माइनस। ऐसे आपसे पूछ सकते हैं इसमें से कौन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो आप ध्यान से देखो, कार्बन माइनस चार्ज है तो माइनस कार्बन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, तो 5 बॉन्ड गलत है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। कार्बन प्लस है, 3 बॉन्ड बनाता है, ये करेगा। कार्बन माइनस है, 3 बॉन्ड बनाता है, ये करेगा। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ये नहीं एग्जिस्ट करेगा, है ना। नाइट्रोजन प्लस 4 बॉन्ड बनाता है, ये करेगा। नाइट्रोजन माइनस 2 बॉन्ड बनाता है, ये नहीं करेगा। NH4, है ना। NH3 नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ये एग्जिस्ट करेगा।
नाइट्रोजन प्लस 4 बॉन्ड बनाता है, एक बार हमने और लिख दिया, चलो इसको चेंज कर दे, ये बताओ करेगा कि नहीं। NH2 माइनस, नाइट्रोजन पर माइनस होता है तो 2 बॉन्ड बनाता है, ये करेगा। H2O प्लस, ऑक्सीजन न्यूट्रल वाला 2 बॉन्ड बनाता है, प्लस वाला नहीं, प्लस वाला तो 3 बॉन्ड बनाता है, तो ये नहीं करेगा। वो प्लस 3 बॉन्ड बना रखा, मतलब 3 हाइड्रोजन का मतलब 3 बॉन्ड बना रखा, ऐसे O के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ा, ठीक है। OH, O ने एक बॉन्ड बना रखा, ये O ने एक बॉन्ड बना रखा, तो ये पाया जा सकता है, ये नहीं पाया जा सकता। O ने एक बॉन्ड बना रखा, O एक बॉन्ड बनाता है, देखो O माइनस एक बॉन्ड, ये एग्जिस्ट करेगा। H3O प्लस मैंने दोबारा लिख दिया, H3O, चलो ठीक है, ये एग्जिस्ट करता। तो आपने क्या सीखा, जहां भी आप कार्बन देखिएगा वो 4 बॉन्ड, जहां कार्बन प्लस वो 3 बॉन्ड, जहां कार्बन माइनस वो आपका 3 बॉन्ड, जहां नाइट्रोजन प्लस वो 4 बॉन्ड, जहां नाइट्रोजन माइनस वो 2 बॉन्ड, न्यूट्रल नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन प्लस 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन माइनस 1 बॉन्ड, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, ये था। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, यही लोग आपस में जुड़े होते हैं। कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही सब ज़्यादातर मिलते हैं। तो अगर इनकी कोवेलेंसी हमें समझ में आ गई है तो आगे हमें स्ट्रक्चर में समस्या नहीं आएगी। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं बच्चों। टेक केयर योरसेल्फ, योर फैमिली। थैंक यू सो मच।